14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। एक आम सी दोपहर थी। सूरज निकला हुआ था। सड़क पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला चल रहा था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा CRPF के जवान। ये जवान छुट्टी से लौट रहे थे। किसी के घर में नई शादी हुई थी, किसी का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, किसी ने अपनी माँ से वादा किया था अगली बार आऊंगा तो ज्यादा दिन रुकूंगा। और फिर एक धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका कि 5 किलोमीटर दूर तक जमीन हिल गई। बस नंबर 54 जिसमें 39 जवान सवार थे, कुछ ही सेकंड्स में एक जलती हुई लोहे की ढेर में बदल गई। लेकिन रुकिए, ये वो कहानी नहीं है जो आपने टीवी पर देखी। ये वो कहानी है जो उस धमाके के बाद के 5 घंटों में हुई, जब इंडिया के सबसे बड़े नेता, अफसर और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ऐसे सच के सामने खड़े थे जिसे वो दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो सच बहुत असुविधाजनक था, बहुत शर्मनाक था और बहुत खतरनाक था। तो चलिए आज हम 2D एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। उस दिन की सुबह कुछ अलग नहीं थी। जम्मू के CRPF बेस कैंप में जवान अपना सामान पैक कर रहे थे। ये एक रूटीन मूवमेंट था। जम्मू से श्रीनगर तक का कन्वॉय हर हफ्ते होता था। हर बार सैकड़ों जवान इसी हाईवे से गुजरते थे। लेकिन इस कॉन्वॉय में एक जवान था, कांस्टेबल मनिंदर सिंह अटारी, पंजाब के रहने वाले। उनकी पोस्टिंग हाल ही में हुई थी। उनकी माँ ने उन्हें जाते वक्त कहा था, पुत्र ध्यान रखना। मनदीप ने हंसकर जवाब दिया था, माँ कुछ नहीं होगा। वो कॉन्वॉय का हिस्सा बने, बस नंबर 54 में बैठे। इसी कॉन्वॉय में हेड कांस्टेबल नासिर अहमद भी थे, कश्मीर के रहने वाले, एक मुसलमान जवान जो 15 साल से CRPF में सेवा दे रहा था। उनकी बेटी की शादी अगले महीने थी। उन्होंने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर कहा था, बस 1 महीना और फिर घर। वो भी उसी बस में थे। ये कॉन्वॉय जम्मू से निकली थी सुबह 11 बजे, लेकिन ट्रैफिक और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से कॉन्वॉय स्लो हो गई। नॉर्मली ये कॉन्वॉय 2 घंटे में अवंतीपोरा पहुंचती थी। उस दिन 4 घंटे से ज्यादा लग गए और यही डिले शायद किसी के प्लान का हिस्सा था। आदिल अहमद दार, 20 साल का लड़का, पुलवामा जिले के काकापोरा गांव का रहने वाला। 2018 में वो जैश-ई-मोहम्मद में शामिल हो गया था। उसके परिवार ने कहा उसे पत्थरबाजी के दौरान एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका था, उसके बाद वो बदल गया। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और कहती हैं। आदिल को स्पेसिफिकली इस काम के लिए ट्रेन किया गया था। उसे सिखाया गया था VBIED यानी व्हीकल बोरन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे ऑपरेट करते हैं। उसकी कार में 300 किलोग्राम से ज्यादा RDX और अन्य विस्फोटक भरे गए थे। 300 किलोग्राम, यह अमाउंट कोई एक दिन में जमा नहीं होती। ये महीनों की प्लानिंग थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इतना RDX कश्मीर में कहां से आया और कैसे। बाद में जांच में पता चला कि यह RDX छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग रास्तों से कई हफ्तों में इकट्ठा किया गया था। कुछ LOC के रास्ते आया, कुछ लोकल सोर्सेज से, और यह सब हुआ इंडिया की इंटेलिजेंस की नाक के नीचे। आदिल उस हाईवे के किनारे महीनों से रेकी कर रहा था। वो जानता था कॉन्वॉय कब निकलती है, कौन सी लेन में चलती है, कौन सी बस में ज्यादा जवान होते हैं। और उस दिन जब कॉन्वॉय थोड़ी लेट थी, जब हाईवे पर ट्रैफिक कम था, आदिल ने अपनी मारुति इको कार को कॉन्वॉय के बीच घुसाया, बस नंबर 54 के बिल्कुल बगल में, और उसने वो बटन दबाया। 3:15 PM धमाके की आवाज पुलवामा शहर तक गई। जो जवान कॉन्वॉय की दूसरी बसेस में थे वो कुछ समझ भी नहीं पाए। अचानक उनकी बस रुक गई। आगे से धुआं उठ रहा था। कुछ जवान नीचे उतरे और जो उन्होंने देखा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। बस नंबर 54 का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। चारों तरफ बिखरे हुए, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पहला फोन कॉल गया CRPF के सेक्टर हेडक्वार्टर्स को, दूसरा कॉल गया J&K पुलिस को, तीसरा कॉल, और ये वो कॉल है जो आज तक ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, गया सीधे NSA अजीत डोवाल के ऑफिस को, क्योंकि यह सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये इंडिया की सिक्योरिटी अपरेटस की सबसे बड़ी फेलियर थी। और अगले कुछ मिनटों में दिल्ली में एक इमरजेंसी बैठक शुरू होने वाली थी। ये वो हिस्सा है जो आपने कहीं नहीं पढ़ा। धमाके के 45 मिनट के अंदर शाम 4 बजे तक दिल्ली में कई समानांतर बैठकें शुरू हो गई थीं। PMO में बैठक, रॉ हेडक्वार्टर्स में बैठक, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में बैठक, आर्मीज नॉर्दर्न कमांड में बैठक। और इन सब बैठकों में एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? क्योंकि सच ये था कि इस अटैक की एक नहीं 2 वार्निंग्स पहले आ चुकी थीं। पहली वार्निंग आई थी फरवरी के पहले हफ्ते में, जब एक इंटेलिजेंस इनपुट ने इंडिकेट किया था कि जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर में एक बड़े व्हीकल बेस्ड अटैक की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी वार्निंग और भी स्पेसिफिक थी। ये वार्निंग आई थी 10 फरवरी को, 4 दिन पहले। इसमें मेंशन था कि जैश के ऑपरेटिव्स ने एक व्हीकल को एक्सप्लोसिव्स से लोड किया है और टारगेट हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्वॉय। ये दोनों वार्निंग्स ऑफिशियली IB और J&K पुलिस को फॉरवर्ड की गई थी। तो फिर कॉन्वॉय क्यों नहीं रोकी गई? क्यों नहीं बदला गया राउट?
क्यों नहीं की गई एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग उस हाईवे पर? यही वो सवाल था जो उन 5 घंटों में दिल्ली के कॉरिडोर्स में गूंज रहा था, और इसका जवाब बहुत अनकंफर्टेबल था। इंडिया में इंटेलिजेंस का एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। रॉ विदेशी इंटेलिजेंस के लिए, आईबी देश के अंदर की इंटेलिजेंस के लिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस आर्मी के लिए, J&K पुलिस इंटेलिजेंस राज्य के लिए। 4 अलग अलग एजेंसीज और इनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत कमजोर। वो वार्निंग जो आई थी वो एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तक गई, उसे सीरियसली लिया गया या नहीं ये आज भी डिबेट का विषय है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि उस स्पेसिफिक हाईवे पर उस स्पेसिफिक कॉन्वॉय के लिए कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर नहीं लिया गया। ये इंडिया की सिक्योरिटी सिस्टम में एक ऐसी खाई थी जिसे जैश ने देख लिया था। लेकिन उन 5 घंटों में एक और बड़ा सवाल उठा, 300 किलोग्राम RDX। भारत में RDX का उत्पादन और स्टोरेज बेहद कंट्रोल्ड है। इतनी मात्रा में RDX कश्मीर कैसे पहुंची? जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। यह RDX पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से आई थी। जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर वहीं है, पाकिस्तान आर्मी की प्रत्यक्ष छत्र छाया में। लेकिन इसे इंडिया तक पहुंचाने के लिए एक लोकल नेटवर्क था। कश्मीर के अंदर ऐसे लोग जो देखने में आम नागरिक लगते थे, दुकानदार, ड्राइवर, फार्मर, लेकिन जो जैश के लिए काम करते थे, और यह नेटवर्क बरसों से एक्टिव था। इसका मतलब था इंडिया की इंटेलिजेंस उनकी नजर में थी, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस हमारी नजर से बाहर थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ तबाही नहीं थी। उस कॉन्वॉय में कुछ जवान ऐसे थे जो बाल बाल बचे। कांस्टेबल राजेश कुमार वो बस नंबर 54 में ही थे, लेकिन धमाके से 10 मिनट पहले उनका पेट खराब हो गया था। वो कॉन्वॉय रुकने पर एक मोमेंट के लिए नीचे उतरे थे और तब धमाका हुआ। वो आज भी उस पल के बारे में बात नहीं कर पाते। कांस्टेबल दीपक यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वो बस 54 में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी सीट किसी दूसरे बस में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर को उनकी सीट चाहिए थी। वो सीनियर ऑफिसर उस धमाके में शहीद हो गए। दीपक आज भी गिल्ट के साथ जीते हैं। मैं क्यों बचा? ये सवाल वो खुद से रोज पूछते हैं। ये वो दर्द है जो किसी कैमरा पर नहीं दिखता। ये वो जख्म है जो न्यूज चैनल्स कवर नहीं करते। उस शाम जब टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, देश भर में 40 घरों में फोन की घंटी बजी। कुछ घरों में सूचना पहुंची, कुछ घरों में नहीं। वो फैमिलीज टीवी पर अपने जवान की यूनिट का नाम देखकर बेहोश हो गईं। बबीता देवी, उनके पति विजय कुमार मौर्य उस कॉन्वॉय में थे। बबीता उस दिन बेटे के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीदने गई थी। जब वो घर लौटी तो पड़ोसियों की भीड़ थी, सब रो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया। फिर उनकी सास ने उनका हाथ थामा और बस। लता देवी, उनके पति महेश कुमार लांगरे, वो हर सुबह उठकर पत्नी को वीडियो कॉल करते थे। उस दिन कॉल नहीं आई। लता ने सोचा बिजी होंगे, फिर न्यूज देखी। उनका फोन आज भी उनके पास है। उसमें आखिरी मैसेज है जो महेश ने भेजा था, कल घर आऊंगा, तेरे हाथ की दाल खाऊंगा। वो मैसेज आज भी अनरीड नहीं है क्योंकि लाटा ने उसे 1000 बार पढ़ा है। उस रात पूरा देश जाग रहा था। सोशल मीडिया पर एक ही डिमांड थी, बदला। लेकिन दिल्ली में उस रात कुछ और हो रहा था। NSA अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल BS धानोआ और फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले, ये सब एक ऐसी बैठक में थे जो ऑफिशियली हुई ही नहीं। उस बैठक में 3 ऑप्शंस रखे गए। ऑप्शन 1, डिप्लोमेटिक प्रेशर, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करो, डॉसिए दो, UN में ले जाओ। ऑप्शन 2, सर्जिकल स्ट्राइक दो, 0.0, 2016 की तरह LOC के पार जाकर लॉन्च पैड्स को तबाह करो। ऑप्शन 3, एयर स्ट्राइक, पहली बार 1971 के बाद पाकिस्तान की एक्चुअल टेरिटरी के अंदर जाकर उनके ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करो। ऑप्शन 1 को ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया। हम ये 2001 में भी कर चुके हैं, 2008 में भी। नतीजा क्या निकला? यही सेंटिमेंट था उस रूम में। ऑप्शन 2 पर डिबेट हुई, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट सामने आया, वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही, वो रेडी हैं। और फिर किसी ने कहा ऑप्शन 3, जो अगले 12 दिनों में हुआ, वो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री का एक नया चैप्टर था। लेकिन इसकी नींव उसी रात रखी गई। IAF के मिराज 2000 जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा गया। टारगेट सिलेक्ट किया गया, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कम लोग जानते हैं। बालाकोट का चुनाव सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं था, ये सिंबॉलिक था। बालाकोट POK में नहीं, पाकिस्तान की एक्चुअल मेनलैंड टेरिटरी में था। ये पहली बार होता कि इंडिया ने 1971 के बाद पाकिस्तान की ऑफिशियल टेरिटरी पर मिलिट्री स्ट्राइक की। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को हिला सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया यह जानता था। उस रात दिल्ली में जो लोग उस रूम में थे, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लेने की तैयारी की जो इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ को एज पर ले जा सकता था। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये रियल था। यहाँ एक और ट्विस्ट है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के अनुसार, और ये बाद में कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने रिपोर्ट किया,
पाकिस्तान को पहले से पता था कि इंडिया कोई बड़ा जवाब देने वाला है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी वेस्टर्न बॉर्डर से कुछ ट्रूप्स हटाकर ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ शिफ्ट करने शुरू किए। पाकिस्तान के कुछ एयरबेस पर हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया, अगर इंडिया ने कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान जवाब देगा। ये सब हो रहा था जबकि ऑफिशियली इंडिया ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। इसका मतलब था या तो पाकिस्तान को अंदाजा था या उनके पास इंडिया के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही थी। ये सवाल आज भी ओपन है। 12 दिन बाद रात के करीब 3 बजे राजस्थान के ग्वालियर एयरबेस से 12 मिराज 2000 जेट्स उड़े। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं। अंधेरे में पायलट्स को ब्रीफ्ड किया गया था। प्रिसाइज टारगेट, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम कोलेटरल डैमेज। वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे और बालाकोट ट्रेनिंग कैंप पर बॉम्ब्स गिराए। ऑपरेशन पूरा होने में 21 मिनट लगे। सभी जेट्स सुरक्षित लौट आए। लेकिन अगली सुबह एक नई बहस शुरू हुई। कितना नुकसान हुआ? इंडिया ने क्लेम किया बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कोई नहीं मरा, सिर्फ ट्रीज को नुकसान हुआ। सैटेलाइट इमेजेस अलग अलग इंटरप्रेट की गईं। इंटरनेशनल मीडिया डिवाइडेड था और यही वो पॉइंट है जहां पॉलिटिक्स और मिलिट्री रियलिटी आपस में उलझ गए। पुलवामा अटैक के बाद से कुछ सवाल हैं जो आज तक ऑफिशियली आंसर नहीं हुए। इंटेलिजेंस वार्निंग के बावजूद कन्वॉय क्यों नहीं रोकी गई? एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। जिन अधिकारियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनमें से किसी को भी ऑफिशियली रिप्रिमेंड नहीं किया गया। 300 किलोग्राम RDX का पूरा नेटवर्क कब तक था? NIA ने जांच की, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन नेटवर्क की फुल डेप्थ, पूरी सप्लाई चेन आज तक पब्लिकली रिवील्ड नहीं हुई। आदिल अहमद दार को किसने रिक्रूट किया? जैश का हैंडलर जिसने आदिल को स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए ट्रेन किया, उसकी आइडेंटिटी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में नाम आए लेकिन ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं। क्या कोई लोकल नेटवर्क था जिसने कॉन्वॉय की टाइमिंग लीक की? ये सबसे सेंसिटिव सवाल है। अगर कॉन्वॉय की मूवमेंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लीक हुई थी तो कहां से, किसने दी? इस सवाल का जवाब अगर सामने आए तो शायद कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिन्हें देखकर देश को झटका लगे। लेकिन इन सब सवालों, इन सब डिबेट्स के बीच एक सच है जो बदलता नहीं। 40 जवान थे, असली इंसान, अपने घरों से आए थे, अपनी माओ के लाडले थे, अपनी पत्नियों के सहारे थे, अपने बच्चों के हीरो थे। उनमें से कुछ के नाम याद कर लीजिए। विजय कुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश, 22 साल, पहली पोस्टिंग थी। महेश कुमार लंगर, हिमाचल प्रदेश, घर में बूढ़े माँ बाप थे। नसीर अहमद, कश्मीर, बेटी की शादी थी अगले महीने। मनदीप सिंह अटारी, पंजाब, माँ ने कहा था ध्यान रखना। रोहिताश लांबा, राजस्थान, नई नई शादी हुई थी। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं थे, ये जिंदगियां थीं और उनकी फैमिलीज जो आज भी उनका इंतजार करती हैं, जो आज भी उनकी तस्वीरों को रोज छूती हैं। उनके लिए पुलवामा कोई इवेंट नहीं है। पुलवामा उनकी जिंदगी का वो पल है जब समय रुक गया। तो वापस आते हैं उन 5 घंटों पर। 3:15 PM धमाका। 4 बजे PM दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स। 5 बजे PM इंटेलिजेंस फेलियर की पहली रिपोर्ट सामने आई। 6:30 PM 3 ऑप्शंस प्रेजेंट हुए। 8 बजे PM एक टेंटेटिव डिसीजन। वो 5 घंटे जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो घंटे थे जिसमें इंडिया ने तय किया कि वो किस तरह का देश बनना चाहता है। क्या वो देश जो डिप्लोमेटिकली रिएक्ट करता है? क्या वो देश जो मिलिट्री रिस्पांस देता है? क्या वो देश जो न्यूक्लियर रिस्क भी उठाने को तैयार है? उन 5 घंटों में जो डिसीजन हुआ उसके परिणाम आज भी सामने आ रहे हैं। बालाकोट के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बदल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिचुएशन बदल गई। पाकिस्तान के इंटरनेशनल आइसोलेशन की कोशिशें तेज हुईं और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा। क्या यह सब पुलवामा के बाद की उस रात के डिसीजंस का हिस्सा था? इतिहास तय करेगा। पुलवामा जिले के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ हर शाम अपने घर की छत पर बैठती है। उनके बेटे की तस्वीर उनके पास है। वो कहती हैं, वो आएगा, बस थोड़ी देर में आएगा। उनके बेटे को शहीद हुए 6 साल हो गए, लेकिन माँ का दिल मानता नहीं। यही पुलवामा का असली दर्द है। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन नहीं है। ये एक माँ का इंतजार है और ये इंतजार हम सबको याद दिलाता है कि जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, किसी सुरक्षित सड़क पर चल रहे हैं, किसी तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करते हैं, तो वो गर्व, वो सुरक्षा, वो आजादी किसी की जान की कीमत पर है। उन 40 जवानों की जान की कीमत पर जो उस दिन 14 फरवरी 2019 को उस हाईवे पर थे और जो घर नहीं लौटे, उन्हें सलाम। भारत माता की जय। शहीदों को सलाम।